NCERT न्यूमेरिकल देखते हैं। अध्याय संख्या 6 से रिलेटेड दिया गया प्रश्न संख्या 1, किसी कार्य की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। दिया गया आपका 12 वोल्ट। ठीक। यदि कार का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे प्रकट करते हैं? स्मॉल आर से। ये हो जाएगा 0.40 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करिए। आई मैक्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? आई मैक्स आपको निकालना है। तो आई मैक्स निकालने के लिए, क्योंकि ध्यान दीजिए आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू कितना दिया गया? 0.40 ओम दिया गया है। तो यहाँ से आई मैक्स निकालने के लिए तो हम सभी लोग जानते हैं, ओम्स लॉ से अगर ध्यान दें तो V बराबर होता है आपका IR। ठीक, ध्यान आया। लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका? E/R। और ये R क्या है ये भी ध्यान रखिए, ये बाह्य प्रतिरोध है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ स्मॉल r कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं? स्मॉल r। वैल्यू को क्या करते हैं हम? आप प्लेस कर देते हैं। डिवाइड बाई 0.40, दशमलव काटिए, 00 ऊपर जाएगा, 4×3=12। कितने एम्पियर की करंट बहेगी? 30 एम्पियर की क्या होगी? करंट बहेगी। बात समझ में आ गया? इतना आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर अगर विचार कर रहा है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, ई बराबर दिया गया है आपका 10 वोल्ट। कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया स्मॉल r बराबर दिया गया है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया। ध्यान दीजिए, जिस प्रतिरोधक से संयोजित किया गया ना आपको पता है ना हमें पता है, तो इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। माना वो प्रतिरोधक क्या है? R है। क्या है? R है। ये परिपथ में धारा दिया गया है। I बराबर दिया गया है आपका 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसका मतलब टर्मिनल विभवांतर V की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और R की वैल्यू। तो इस सूत्र से अगर ध्यान दिया जाए तो हम सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ से या विद्युत वाहक बल के रिस्पेक्ट में I बराबर होता है आपका E/R प्लस स्मॉल r। ध्यान आया? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। ठीक। और यहाँ पर R का वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है और स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया गया? 3 ओम। तो इसको क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। और I की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5 एम्पेयर बराबर हो जाएगा 10/R+3। अब इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू को हम क्या करते हैं? गणना कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें 0.5R प्लस 5×15 हो जाएगा, 1.5 = 10 हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। 0.5R इक्वल हो जाएगा आपका 10 - 1.5 इक्वल हो जाएगा 8.5। तो R इक्वल हो जाएगा आपका 8.5 डिवाइड बाई 0.5। पॉइंट कैंसिल, 5 1 जा 5 7 जा, कितना आ गया? 17 ओम। R का वैल्यू कितना आ गया? 17 ओम आ गया। R की वैल्यू कितना आ गया? 17 ओम। फिर पूछ रहा है इसी में आपका टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करिए। तो विशाल सिंह बताएंगे टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है आपका क्या? दिमाग लगाकर बताइए। V बराबर होता है E-IR। E-I स्मॉल r रहेगा। ठीक। तो V इक्वल E का वैल्यू आपको ज्ञात है। E का वैल्यू कितना है? 10 माइनस I की वैल्यू कितनी है? 0.5। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक। तो V इक्वल हो जाएगा आपका 10 - 1.5। तो V इक्वल हो जाएगा
8.5 वोल्ट। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 17 ओम 8.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम, R1 बराबर दिया है 1 ओम, R2 बराबर दिया है आपका 2 ओम और R3 बराबर आपका दिया गया है 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विनीता मौर्य बताएंगी किस क्रम में है ये, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला जो आता है रिजल्टेंट क्या आता है, RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें वैल्यू को क्या करते हैं हम, आप रख देते हैं। R1 की वैल्यू कितना है काजल पांडे, 1 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है 2। R3 की वैल्यू कितनी है विशाल से 3। तो कुल कितना हो गया 6 ओम। एक आंसर आपका आ गया 6 ओम। फिर आपका प्रश्न संख्या दूसरा इसी में कह रहा है यदि प्रतिरोधकों को क्या किया जाए, संयोजित कर किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है V इक्वल दिया गया है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, नगण्य का मतलब 0। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करिए। आपको पता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान अलग अलग होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कितना करंट सप्लाई होगा, कुल प्रतिरोध कितना है। इन सीरीज जब जोड़ेंगे, सीरीज क्रम में ऐड करते हैं तो 6 ओम आया। तो I बराबर क्या होगा V/R, ठीक। तो V की वैल्यू कितनी है 12, RS की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस जिसे कहेंगे RS 6। तो इसको आप कट करेंगे तो आएगा 2 एम्पियर। करंट कितना आया 2 एम्पियर। कितना एम्पियर 2 एम्पियर। तो आपको पहले प्रतिरोध के लिए फार्मूला लगाइए V ओम्स लॉ से, V बराबर IR। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। वैल्यू रखिए, I का मान कितना आया 2, R1 की वैल्यू 1 मीन्स 2 वोल्ट हो गया। ऐसे V2 बराबर क्या होगा, IR2 लगाया जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 वोल्ट। ऐसे V3 अगर निकालना हो आपको तो IR3 बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 मीन्स 6 वोल्ट। अगर इसको हम ऐड करें तो 4 2 6 6 12, देखिए 12 वोल्ट निकला कि नहीं निकला। इसका मतलब आपके द्वारा ये कैलकुलेट जो किया गया है ये सब वैल्यू क्या है सही, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 आपका हल हो गया। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 3 के ही समान है, परंतु यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। R1 बराबर दिया गया आपका 2 ओम, R2 बराबर आपका दिया गया है 4 ओम, R3 बराबर दिया गया 5 ओम, ठीक। तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में, किस क्रम में पार्श्व, और पार्श्व क्रम को लेकर अक्सर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ये कौन सा क्रम है। पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर क्रम। क्या होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करनी है। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो काव्या कनौजिया बताएंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, रिजल्टेंट ले लीजिए। R1 की वैल्यू कितनी 2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 5। एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, सोचकर बताइए 20 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। तो कितना हो गया आपका 19/20 ओम, 19/20
ओम। ये 1/r बराबर आया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा काजल, उलझ जाएगा, काजल गुप्ता बताएंगे क्या हो जाएगा, 20/19 ओम हो जाएगा। एक आंसर आपका आ गया। प्रश्न संख्या 4 में 2 है, एक आपका ए आ गया, आप बी निकालते हैं। कह रहा है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल ई बराबर दिया गया है आपका 20 वोल्ट, कितना वोल्ट, 20 वोल्ट, विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान क्या है, 0 है, नगण्य है, से संबद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल का मान कितना है आपका 2 वोल्ट दिया गया है, ठीक, और आपका कुल प्रतिरोध दिया गया है 20/19। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं अलग अलग। आपको पता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, परंतु वोल्टेज का मान क्या होगा, समान। वोल्टेज का मान क्या होगा, समान। 20 वोल्ट है, चूँकि हम 2 वोल्ट लिखे, इसको सही कर लीजिए आप, 20 वोल्ट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो I1 बराबर क्या होगा, ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो I बराबर V/R1 आ जाएगा, ठीक। वैल्यू प्लेस करिए, 20/R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, ठीक। कट करिए, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे I2 बराबर क्या होगा आपका V/R2। आदर्शता से V की वैल्यू कितनी है, V मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए विद्युत वाहक बल, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, यही विद्युत वाहक बल ही क्या है, यहाँ E से भी आप लोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, E से भी आप लोकेट कर सकते हो। 20 / 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 एम्पियर। इसी प्रकार I3 आप निकाल लीजिए, E/R3, E का मान कितना, 20 वोल्ट, डिवाइड बाई R3 की मान 5 ओम्स, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो चूँकि पूछ रहा है फिर इसी में अलग अलग मान ज्ञात करिए प्रत्येक प्रतिरोध पर। इसका मतलब पहले प्रतिरोध में आपका धारा बहेगा 10 एम्पियर, दूसरे में बहेगा 5 एम्पियर, तीसरे में बहेगा 4 एम्पियर, परंतु कह रहा है कुल धारा का मान ज्ञात करिए। तो I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3, 10 + 5 + 4 बराबर कितना एम्पियर, 19 एम्पियर की करंट क्या होगी, बहेगी। पूरे परिपथ में कुल कितना करंट बहेगी, 19 एम्पियर का करंट बहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे का ताप 27 अंश सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम। T1 बराबर दिया है आपका 27 अंश सेल्सियस, कितना अंश सेल्सियस, 27 अंश सेल्सियस पर आपका रेजिस्टेंस दिया गया है 27 पर कितना ओम, 100 ओम, ठीक। जब टेम्परेचर 27 अंश सेल्सियस होता है तो कोई तापक अवयव मतलब एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जो हीटर एलिमेंट मान लीजिए, एक तरह से हीटर एलिमेंट जब 27 अंश सेल्सियस पर रहता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 100 ओम हो जाता है। कह रहा है ये तापक अवयव का प्रतिरोध 117 ओम, कितना हो जाए, 117 ओम हो जाए, 117 ओम। तो कह रहा है T की वैल्यू ज्ञात करिए, T2 का वैल्यू कितना होगा, किस टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान, तापक अवयव के प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 117 अंश। इसी को आपको क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है, इसमें अल्फा बराबर दिया है। अल्फा मीन्स क्या कहा जाता है, गुणांक, ताप गुणांक दिया गया है 1.70 × 10⁻⁻⁴ प्रति अंश सेल्सियस, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, बट हम सभी लोग जानते हैं तापक अवयव अल्फा बराबर होता है आपका, तापक अवयव अल्फा बराबर होता है R1 - R2
R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू T1 माइनस T2 यहाँ से देखिए सब वैल्यू को हमको क्या करना है, इसमें फिट कर देना है। सभी वैल्यू को क्या करना है, इसमें फिट करना है। तो आइए फिट करते हैं। अल्फ़ा बराबर आपका दिया गया 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴ इक्वल हो जाएगा R1। ध्यान दीजिए R1 कौन होगा, R2 कौन होगा, ये यहाँ थोड़ा सोचना होगा आपको, यही सोचिएगा। हमेशा R2 का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा कंपेयर टू द, यही थोड़ा दिमाग लगाइएगा, R2 का वैल्यू कम रहेगा कंपेयर टू द R1। ठीक, तो R2 कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कौन सा वैल्यू होगा, R2 हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा, R1। ठीक, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर थोड़ा सा इतना तो समझ में आ गया, ये R1 R2 का खेला। तो R1 R2 का वैल्यू हमेशा अधिक होगा। तो 117 माइनस 100 डिवाइड बाई R1 कितना है आपका 100 ओम माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ T2 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द T1। ये तो कन्फर्म है, T2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू द T1। तो इस केस पर हम इसको क्या मान लेते हैं, T2 को मान लेते हैं T, क्या मान लेते हैं, T2 को मान लेते हैं T, क्या मान लेते हैं T। तो यहाँ से अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, वास्तव में R2 माइनस R1 लिखते, ये परिभाषा हम थोड़ा सा इस सूत्र में मिस कर दिए। अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिखते तो अभी ये सही हो जाता, R2 R1 कर देते, बात ख़त्म हो जाता और ये हो जाता आपका T2 T1। अब ये समस्या का निराकरण पूर्ण हो गया, आप कुछ करना नहीं है आपको। ध्यान दीजिए, यहीं से अब समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा वैल्यू प्लेस करना है। R2 वैल्यू ये हो जाएगा R2 दूसरा वाला, और ये हो जाएगा R1। ठीक, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1। तो T2 की वैल्यू क्या रखेंगे, T रखेंगे, और T2 की वैल्यू क्या रखेंगे, T। यही आपको याद करना है। माइनस T1 की वैल्यू 27 रख के क्या करते हैं हम, आप हल कर देते हैं। तो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 100 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा T माइनस 27 इक्वल हो जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 117 में से 100 घटाओगे तो 17 आएगा, डिवाइड बाई 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 100 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 100 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा, 170 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, यहाँ से इसको कट लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10। तो T माइनस 27 इक्वल हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻³ और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीन्स 1000। तो T इक्वल हो जाएगा आपका 1000 प्लस 27 मीन्स 127 अंश सेल्सियस। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब 127 अंश सेल्सियस पर उसी तापक अयस्क का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 117 ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा 15 मीटर लंबे L की वैल्यू दिया गया है कितना मीटर, 15 मीटर। L इक्वल दिया गया है 15 मीटर। ठीक, यौम 6.0 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 6 गुणे 10⁻⁻7
मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित हो रही है। उपेक्षणीय धारा का मतलब बहुत कम धारा प्रवाहित की गई और उसका प्रतिरोध कितना मिला? R बराबर मिला 5 ओम। R बराबर मिला 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? रो से। ध्यान दीजिए, इसी रो का वैल्यू निकालना है। रो का क्या निकालना है? वैल्यू। तो आइए जानते हैं। शिवम पांडे या शिवम पाल 2 लोग हैं। आप दोनों लोग मिलकर रो के लिए फार्मूला बताइए, प्रतिरोधकता के लिए फार्मूला। हाँ, शिवम पांडे जो कि सत्येंद्र मौर्य के गांव के रहने वाले हैं। क्या होता है? रो बराबर हो जाएगा R L बाई ए। R L बाई ए कि A बाई L? A बाई L होगा, ध्यान रखिएगा, A बाई L होगा। रो इक्वल होता है, यही फार्मूला होता है आपका। R बराबर होता है रो L बाई ए, या रो बराबर हम निकाल लेंगे R A बाई L। ठीक, सब वैल्यू को क्या करते हैं अब इसमें प्लेस करिए। R बराबर कितना दिया गया है? गोविंद वर्मा 5। A बराबर क्या दिया गया है? हाँ बताइए, गोविंद वर्मा, पुनः बताइए। 6 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई L की वैल्यू क्या दिया गया है? शिवम सोनी क्या दिया गया है? 15 मीटर। अब इसको क्या करते हैं? अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 5 × 15 3 × 3 3 × 6 क्या आ गया? 2 × 10⁻⁻7। काजल पांडे बताइए मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। ओम मीटर। आप प्रतिरोधकता निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 अंश सेल्सियस। तो ध्यान दीजिए, T अभी मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। कितना है? 27.5 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है RT1 पर प्रतिरोध दिया गया है आपका 2.1 ओम। 2.1 ओम। यहाँ यह बात समझना, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया गया है सिल्वर के तार का, और 100 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध T2 बराबर आपका दिया गया है 100 अंश सेल्सियस। कितना अंश सेल्सियस? 100 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध का वैल्यू दिया गया है RT2 पर वैल्यू दिया गया है आपका 2.7 ओम। तो कह रहा है सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक विजय कुमार वर्मा, ताप गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ताप गुणांक ज्ञात करना है। दुर्गेश यादव विजय वर्मा के परम मित्र बताएंगे ताप गुणांक का फार्मूला क्या होता है। हाँ बताइए। अल्फा बराबर होता है, क्या होता है? R2 - R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 - T1। ठीक, यह आपका क्या है? फार्मूला है। सब वैल्यू को क्या करते हैं? इसी में हम प्लेस कर देते हैं। तो दुर्गेश यादव सब वैल्यू इसमें अब सब प्लेस कराइए। R2 का वैल्यू क्या होगा? RT2 यहाँ है तो 2.7 माइनस R1 मीन्स ये 2.1 डिवाइड बाई R1 मीन्स 2.1 होना चाहिए था नियमता। R1 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ वैल्यू रखा जाएगा आपका 27.5
2.27.5 दिया गया है, यहाँ मिस प्रिंट सही है। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 100 माइनस 27.5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी होगी 2.1। अब इसी में सब वैल्यू रख कर क्या करते हैं हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ से 2.7 में से 2.1 घटाने पर क्या आएगा दुर्गेश यादव, हाँ सोच कर बताइए। 0.6, बहुत अच्छी, बटा 2.1 इंटू गरिमा भारती 100 में से 27.5 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या रिजल्ट आएगा 72.5। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए डेसिमल काट दिया गया। यहाँ से अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनाई 6 और 3 सत्ते 21। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 बटा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए भाग लगा दीजिए। तो 7 बचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 दूनाई 14 3 17 और 7 सत्ता 49 50। यहाँ से डेसिमल कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 20 बटा 5075। अगर इसको आप सभी लोग मिलकर काटोगे तो रिजल्ट आएगा 0.0039 अंश सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कृपया करके आप अपने घर पर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मेथड यही रहेगा, हो सकता है कहीं काटने में हमसे त्रुटि हुई हो तो उसको अवश्य सुधार लीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 8 कुछ मज़ेदार सवाल है। कह रहा है नाइक्रोम का एक तापन अवयव, मतलब नाइक्रोम का तार है जो कि हीटर में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर सप्लाई वोल्टेज दिया गया है V इक्वल दिया गया है 230 वोल्ट। कितना वोल्ट 230 वोल्ट से संयोजित कर प्रारंभिक धारा जो दिया गया है इसमें 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप, इसका मतलब कमरे के ताप पर T27 27 अंश सेल्सियस पर जो करंट सप्लाई है वो कितना है I27 पर जब टेम्परेचर कितना होता है 27 अंश सेल्सियस होता है तो करंट सप्लाई कितना होता है 3.2 एम्पीयर की 3.2 एम्पीयर की सप्लाई होती है। अंत में T अंश सेल्सियस जो कि ज्ञात करना है आपको, T अंश सेल्सियस ताप पर जो धारा हो जाता है I T पर धारा जो हो जाता है 2.8 एम्पीयर हो जाती है। कह रहा है तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या है, T की वैल्यू याद करना है, T की वैल्यू याद करनी है आपको। फिर कह रहा है दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर दिया है आपका 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴ प्रति अंश सेल्सियस। ध्यान दीजिए। तो आपको T की वैल्यू याद करनी है। किसकी वैल्यू याद करनी है? T की। तो सबसे पहले आपको पता है T की वैल्यू याद करने के लिए आपको प्रतिरोध R1 और R2 ज्ञात होनी चाहिए। इस टेम्परेचर पर प्रतिरोध क्या होगा और इस टेम्परेचर पर प्रतिरोध क्या होगा, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं गणना करते हैं। किसके नियम से? आदर्शता से। किसके नियम से? ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम निकालते हैं R27 V बराबर IR। तो R बराबर क्या होगा
V अपान आई 27। ध्यान दीजिए एक संकेत है यहाँ, 27 का मतलब टेम्परेचर का भाव है, R दिया गया है, तो V का वैल्यू कितना दिया गया है 230 दिया गया है, ठीक। और I27 की वैल्यू कितनी दी गई है 3.2, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करें तो डेसिमल कैंसिल होकर ये हो जाएगा 2300/32 एम्पेयर, ठीक। ये डेसिमल हटेगा तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसे आप निकालिए RT की टेम्परेचर पर V अपान IT वैल्यू प्लेस करिए 230 डिवाइड बाई IT की वैल्यू कितनी है 2.8 एम्पेयर। इसको अगर सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल होगा तो यहाँ से हो जाएगा 2300 डिवाइड बाई 28 एम्पेयर, ठीक। यहाँ से ध्यान दीजिए R1 और R2 की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्या है पहले से याद करना है, ज्ञात है, तो आपको T की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए हम लगाते हैं सूत्र, क्या लगाते हैं सूत्र लगाइए। अल्फ़ा बराबर होता है आपका R T माइनस या R2 कहिए, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 सब वैल्यू इसी में क्या करेंगे हम प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हल कर लेंगे। R2 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। वही वैल्यू R2 होगा जो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कौन सा होगा, दिमाग लगाइए। R2 वही होगा जो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कौन सा होगा इसमें, अगर माइंड लगाएं तो आपको ज़्यादा ये लगेगा, सही है ना, और कम कौन लगेगा, ये, सही है। तो सबसे पहले यहाँ माइंड लगा कर आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। तो ज़्यादा और कम को पहले आप क्या करिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा और कम को देख लीजिए। थोड़ा सा अगर माइंड लगावें तो RT की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, इसका मतलब ये हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R2 कंफर्म, और ये क्या हो जाएगा R1, ठीक। यहाँ से माइंड सेटअप कर लीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वो आगे रहेगा और जो कम होता है वो पीछे। इसका मतलब 2300/28 माइनस 2300/32 डिवाइड बाई 2300/32। यहाँ आएगा आपका देखिए R1 का वैल्यू प्लेस करना था तो R1 ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा T2 आपका क्या होगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा। T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और T1 की वैल्यू कम, तो T1 आपका 27 हो जाएगा, और T2 आपका हो जाएगा T माइनस 27, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है, अल्फ़ा की वैल्यू दिया गया है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर यहाँ भाग दिया जाए 2300 में 28 से भाग दोगे तो रिजल्ट आता है लगभग 82.143 माइनस, इसमें अगर आप भाग देंगे तो ये रिजल्ट देगा आपका 71.875 डिवाइड बाई, अगर यहाँ देखें 2300 में 32 से भाग देंगे तो ये रिजल्ट देगा 71.875, और यहाँ अगर T माइनस 27 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको आप हल करें तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा हल करने पर, ये वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और इससे क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा T माइनस 27। और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ये वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, तो यहाँ देखिए 8, यहाँ है 13 में से 5 ये हो जाएगा 8, ठीक। यहाँ बचा आपका
3, फिर 13 हो जाएगा, और 13 में से 7 गए, 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ आपका 0 बचा, तो 0 में से 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक, यहाँ से 1 आपका हासिल जा चुका है, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1। डिवाइड बाई आपका आएगा 71.875 इंटू, और ये वैल्यू यहाँ पहुँच गया, ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 170 इंटू 10⁻⁻4। अगर इसको आप गणना करें, ध्यान दीजिए, थोड़ा आप गुणा करके देख लीजिएगा, इसको अगर आप गणना करोगे तो रिजल्ट पाओगे आप 840.347। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो टी बराबर हो जाएगा 840.347 प्लस 27 को ऐड हो जाएगा, तो आपका आएगा रिजल्ट 867.3 सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। थोड़ा आप गुणा भाग सावधानी से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या आपका आएगा प्रश्न संख्या, अब हम 9 पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संदर्भित आपको सवाल थ्योरी अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। जो थ्योरी हम पढ़ाए हैं जिससे संदर्भित, उसी को हम पहले क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या बात करते हैं प्रश्न संख्या 11, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं। इससे संदर्भित थ्योरी जो पढ़ाया गया उसी पर हम बात कर रहे हैं। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक संचायक बैटरी आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। विद्युत वाहक बल E बराबर दिया गया है 8 वोल्ट। ठीक, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R का वैल्यू दिया गया है 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में कैपिटल R बराबर दिया गया है आपका 15.5 ओम रेजिस्टेंस लगाया गया श्रेणी क्रम में, का उपयोग करके 120 वोल्ट के DC से चार्ज किया गया। किससे चार्ज किया जा रहा है, V बराबर दिया गया है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट से इस बैटरी को क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। तो कह रहा है चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल विभवांतर याद करिए। क्या याद करना है, टर्मिनल विभवांतर आपको याद करना है। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए प्रभावी वोल्टेज क्या होगा, प्रभावी विद्युत वाहक बल, प्रभावी विद्युत वाहक बल क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभावी विद्युत वाहक बल आपको निकालना होगा, तो E बराबर हो जाएगा V माइनस स्मॉल e। V की वैल्यू कितनी होगी, 120 वोल्ट, और E की वैल्यू 8 मीन्स 112 वोल्ट। प्रभावी विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा 112 वोल्ट। अगर चित्र से आप समझना चाहें तब भी समझ सकते हो, चित्रांकन कहीं कर देते हैं इस चीज़ को। ये देखिए आपका यहाँ से एक सप्लाई दिया गया, ठीक, 120 वोल्ट का, यहाँ से क्या लगाया गया, रेजिस्टेंस लगा दिया गया। फिलहाल अभी चित्र हम बाद में बात करेंगे। ठीक, यहाँ से प्रभावी विद्युत वाहक बल आ गया, तो परिपथ में धारा निकाल लीजिए। परिपथ में धारा क्या होगा, चूँकि आपका बैटरी अब क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, तो धारा I बराबर होता है E अपान कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या होगा, विद्युत वाहक बल आपका 112 हो गया, और कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ से लगा हुआ आपका 0.5 ओम, इसका प्रतिरोध आंतरिक है, और बाह्य प्रतिरोध कितना लगाया गया, 15.5 ओम। तो ये हो गया 112 डिवाइड बाई 16। अगर इसको आप हल करें तो रिजल्ट आएगा 7 एम्पेयर। कितना एम्पेयर, 7 एम्पेयर का करंट क्या होगा, प्रवाहित होगा। इसका मतलब 7 एम्पेयर का करंट अब ये विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है टर्मिनल विभवांतर। सो टर्मिनल विभवांतर V बराबर E प्लस IR, I स्मॉल r। ध्यान रखिएगा, चूँकि अब बैटरी चार्ज हो रही है, जब बैटरी चार्ज होती है तो यहाँ ऋण चिन्ह नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस चिन्ह। कंफ्यूज मत होइएगा। वैल्यू प्लेस करिए। E बराबर 112 प्लेस करेंगे। E बराबर क्या प्लेस करेंगे, 112। यहाँ ध्यान दीजिए, 112 नहीं प्लेस किया जाएगा, यहाँ स्मॉल ई लगाइए। आप स्मॉल ई लगा दीजिए। स्मॉल ई क्योंकि आपका 8 वोल्ट दिया गया है, यहाँ से 8 वोल्ट लगेगा। प्लस आई की वैल्यू कितना है आपका 7 इंटू आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस कर देते हैं और इसको हल कर देते हैं। तो ये देगा आपका 8 प्लस 7 × 5 = 3.5। तो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है इसको श्रेणी क्रम में क्यों लगाया गया बाहर रेजिस्टेंस को, ये सोचने वाली बात है। श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का मूल उद्देश्य बाह्य सप्लाई से ली गई धारा को नियंत्रित करना है। बाह्य सप्लाई से जो करंट है, अगर उसको आप श्रेणी क्रम में अन्य रेजिस्टेंस को आप अप्लाई नहीं करोगे तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो परिपथ को नुकसान अनिवार्य रूप से हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि धारा के मान को क्या किया जाए, 120 वोल्ट सप्लाई को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। इसीलिए यहाँ पर इनको और इनको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया है, किसी ताबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दिया है, n बराबर दिया है आपका 8.5 × 10⁻28 क्या प्रति मीटर क्यूब। ठीक, घनत्व दिया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से n बराबर दिया गया आपका 3 मीटर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। आपको टाइम निकालना है कि 3 मीटर के एक सिरे से जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसी को क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। जबकि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया है आपका 2.0 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और प्रवाहित धारा I बराबर दिया है आपका 3.0 एम्पियर। तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो बहुत सरल है, इसको सूत्र पहले आप बना लीजिए। तो V बराबर होता है VD अपवाह वेग, VD बराबर होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और दूरी कितना दिया गया है, L दिया गया है, लेंथ दिया गया है 3 मीटर। टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाइम बराबर हो जाएगा 3/VD। और VD बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। VD बराबर क्या होता है, VD बराबर सोचकर बताओ क्या होता है या I बराबर आप लगा लीजिए। I बराबर होता है NEAVD। ध्यान आया। बस इसी फार्मूले से आप क्या करिए, आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो VD बराबर क्या होगा, VD बराबर, ये सब आपको हम पहले ही थ्योरी पढ़ा चुके हैं, I बटा NEA हो जाएगा। ठीक, यहाँ से VD की वैल्यू क्या करते हैं, VD की जगह पर ये वैल्यू रखने पर रख दीजिए। जब इस वैल्यू को हम आप क्या करते हैं, रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/I/NEA। अब ये ऊपर चला जाएगा तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो 3/3 इंटू NEA/I सब वैल्यू रखिए। 3 इंटू N की वैल्यू कितनी है, 8.5 × 10⁻28
डिवाइड बाई इंटू ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए की वैल्यू यहाँ दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, इस वैल्यू को क्या करते हैं अब हम हल कर लेते हैं, ये पता लग जाएगा। और आई का वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 3 आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो, आएगा 2.7 2 गुणे 10⁻⁴ सेकेंड। अगर इसको आप हावर्स में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये देगा 7 घंटे 33 मिनट। इसको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से 3 मीटर के एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में कितना समय लगेगा 7 घंटे 33 मिनट का समय लगेगा। धन्यवाद। प्रश्न आपके बचे हुए हैं जिसका नंबर हम आपको खंड 2 के अंतर्गत हल करके हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे।